हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट 22 मार्च 2023 दी गई है और एयरफोर्स एग्ज़ाम डेट 22 मार्च 2023 सॉरी 2025 जाएगी, 23 नहीं जाएगी। क्या जाएगी? 2025 जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टारगेट बैच। इसमें हम अग्निवीर एयरफोर्स 2025 को टारगेट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग स्टडी करते हैं। अभी तक सीरीज के अंदर हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 35 तक पूरा डेटा मैंने आपको करा दिया। करीब 35 डेज से ये सीरीज कंटिन्यू है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लगातार मेरे चैनल के ऊपर आपको लगातार इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। अगर किसी बच्चे को ज़ीरो नॉलेज भी है इंग्लिश के अंदर, जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहा है, तो बेटा आपको इधर उधर 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक इस वीडियो सीरीज़ को भी देख लोगे। अगर आप मेरी ये पूरी सीरीज़ को देख लोगे तो आपके 12 से 15 मार्क्स लाना, 12 से 15 मार्क्स आना आपका कोई रोक नहीं सकता है। कंफर्म आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। आज सेट नंबर मैं 36 को डिस्कस करूंगा। और आपको पता है मैं अपने वीडियोस के अंदर फालतू इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। मैं केवल अप टू द मार्क बात करता हूं, जहां से क्वेश्चन आता है वही बात करता हूं। यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस मैंने पुट कर दिया है। इसमें से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर कितने आ रहे हैं, टोटल मार्क्स क्या है, किस में से कितना पूछा जाएगा, सारा डेटा मैंने दे दिया। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पर? रीड पैसेज रीड करना है। द बर्मुडा ट्राइंगल, बहुत फेमस ये आपने पढ़ा होगा भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, बर्मुडा ट्राइंगल के बारे में। ऑक्यूपाइज अ डिस्टर्बिंग एंड ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल प्लेस इन द वर्ल्ड्स कैटलॉग ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य। दुनिया के कई सारे अनसुलझे रहस्यों में से एक अनसुलझा रहस्य कौन सा? बर्मुडा ट्राइंगल का है। मोर देन 100 प्लेन, 100 से अधिक प्लेन एंड शीप्स हैव वैनिस्ड इन दिस एरिया सिंस 1945। 1945 से लेकर अब तक करीब 100 से ऊपर पानी के जहाज और एरोप्लेन उसमें वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, डूब चुके हैं। एंड मोर देन अ थाउजेंड्स ऑफ हैव बीन लॉस्ट, करीब 1000 से ज़्यादा लोग इसमें खो चुके हैं। विदाउट अ सिंगल बॉडी और इवन अ पीस ऑफ रीकेज। रीकेज का मतलब होता है मलबा यानी कचड़ा। ना तो वो एरोप्लेन की कचड़ा मिलता है, ना ही पानी के जहाज का कचड़ा मिलता है, ना ही किसी ह्यूमन की बॉडी मिलती है। फ्रॉम द वैनिशिंग प्लेन शिप्स हैविंग सीन फाउंड, आज तक कोई भी ऐसा साइन नहीं मिलता है कि ये सब गए कहाँ पर। मैनी ऑफ द प्लेन कंसर्न्ड हैव वैनिश्ड वाइल इन द नॉर्मल रेडियो कॉन्टैक्ट with their base and until the very moment of their disappeared, and while other have radioed the most extraordinary messages implying that they could not get their instrument to the function। देखिए क्या होता है कि जैसे ही कोई भी एरोप्लेन या पानी का जहाज इस ट्राइंगल के पास में जाता है, जैसे पानी का जहाज इस ट्राइंगल के पास में जाएगा, तो पास में जैसे ही जाएगा तो पहले तो रेडियो सिग्नल उसके बंद हो जाएंगे। ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत किसी एरोप्लेन अगर कोई उड़ के जा रहा है, अगर उसका थोड़ा बहुत अगर रेडियो सिग्नल आ भी रहा होगा तो वो सिग्नल भी उसका बंद हो जाता है और सिग्नल पे बहुत डबल पर्सनैलिटी आवाज़ सुनाई देती है। एंड देयर कंपास वाज स्पिनिंग, जो कंपास होता है जिससे आप देखते हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं, वो कंपास भी अचानक से स्पीड से घूमने लगता है। द स्काई हैड टर्न येलो, आसमान पीला सा हो जाता है। एंड हैजी ऑन द क्लियर डे, साफ मौसम में भी आसमान अचानक से पीला हो जाता है। एंड द ओशियन विच वाज कार्म नियर बाय, जो मौसम वहाँ पे शांत रहता है सागर के पास में, डिड नॉट लुक राइट विदाउट फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ वट वाज रॉन्ग। ना तो पता चलता है कि अचानक से सागर के अंदर इतनी तेज लहरें उठने लगती हैं, आसमान पीला पड़ जाता है। कंपास या एरोप्लेन के जितने भी पानी के जहाज जो कंपास होता है वो भी स्पिन करने लगता है। रेडियोस बंद हो जाते हैं, रेडियो पे प्रॉपर सिग्नल नहीं आ पाता है। तो ये सारी स्थितियां बर्मुडा ट्रायंगल के पास में होती है। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वन कैन इन्फर फ्रॉम द रीडिंग, भाई रीडिंग करने के बाद में हमको क्या पता चलता है? इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैसेज के अंदर मेंशन है? द रीकेज ऑफ द सम शिप एंड एरोप्लेन हैव बीन फाउंड इन बर्मुडा ट्रायंगल। क्या बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एरोप्लेन के और पानी के जहाज का कुछ मलबा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। द नंबर ऑफ इंसिडेंट इन्वॉल्विंग लॉस्ट शिप इज नो लार्जर देन दैट एनी अदर ट्रैवलिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कि केवल क्या पानी के जहाज ही खोते थे उसके अंदर? नहीं, उसमें तो एरोप्लेन भी खो जाते थे।
द शिप्स एंड द प्लेन कुड नॉट कॉन्टैक्ट विद देयर बेस ड्यू टू द लैक ऑफ इक्विपमेंट। क्या इक्विपमेंट्स की कमी के कारण, यानी हमारे पास प्रॉपर डिवाइसेस ना होने के कारण हम कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे तो कोई भी डिवाइस जाता है उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ डिसअपियरेंस इन द एरिया वाज मेड इन 1945। 1945 में पहली बार पता चला था कि वहाँ पर कोई आदमी भी, वहाँ पर बरमूडा ट्राइंगल है। सो ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर। इट इज पॉइंटेड आउट इन द पैसेज, पैसेज में क्या बताया गया है वो बताइए। Thousands of the people lost their life in the Bermuda Triangle in 1945। क्या 1945 के अंदर ही करीब 1000 लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था, कंटिन्यू हो ही रहा है, उसके बाद में भी हुआ। ऑल ऑफ डिसअपियर्ड हैपन ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या सभी दिन के समय ही होते हैं? ऐसा तो नहीं है, वो तो कभी भी होता है 24 घंटे में। द बर्मुडा ट्राइंगल मिस्ट्री वाज सॉल्व इन 1945। 1945 में तो बेटा पता चला था कि बर्मुडा ट्राइंगल है, उसको सॉल्व अभी तक नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट ऑफ द मिसिंग प्लेन could contact with their base by their own special means until their very moment disappear। तो भैया क्या होता है कि सिर्फ जैसे ही वो ट्राइंगल के पास जाते हैं, जब तक तो ट्राइंगल से दूर है तब तक तो कांटेक्ट होता रहता है, लेकिन जैसे ही ट्राइंगल के पास जाएंगे तो उनके जितने भी सिग्नल है सारे सिग्नल बंद हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? द रीडिंग मेनली डील्स विद। पढ़ना किस चीज से डील करता है ये हमको बताना है। ठीक है, जो पैसेज हमने पढ़ा है उससे हमको क्या पता चल रहा है। वाई सो मैनी शिप्स एंड एरोप्लेन डिसअपियर्ड इन बर्मुडा ट्राइंगल। पहले वाले से ज़्यादा बातें क्लियर नहीं आ पा रही। द मिस्ट्री डिसअपियरेंस ऑफ द शिप्स एंड प्लेन इन द बर्मुडा ट्राइंगल। पैसेज के अंदर क्या बताया गया है कि एक रहस्य बताया गया कि बर्मुडा ट्राइंगल में कैसे कैसे पानी का जहाज या एरोप्लेन खो जाते हैं। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड वाला द लोकेशन ऑफ द बर्मुडा ट्राइंगल, ये नहीं बताई है बिल्कुल भी। द फ्रीक्वेंसी डिसअपियर्ड, कितनी फ्रीक्वेंसी पे खो जाते हैं ये भी नहीं चर्चा है, सिर्फ ये बताया कि ये एक रहस्य है। नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, नाउन फॉर्म बतानी है फॉरगेट की। फॉरगेट बेटा एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म हमको बताना है। ठीक है, वर्ब कौन सी है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में फॉरगॉट आ रहा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जिसमें डबल एल लगा हुआ है बेटा वो एडवर्ब है, और जिसमें एफ यू एल लगा हुआ है फुल वो बेटा एडजेक्टिव है। अब एक ही बचा हमारे पास में नाउन फॉर्म जिसमें फुल प्लस नेस दोनों लगा हो वही नाउन फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 वाले में क्या बोला गया है? इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड बाय मी। सेंटेंस जो है बेटा पेसिव ऑर्डर में दिया है, हमको एक्टिव ऑर्डर में बनाना है। तो पहले मैं पेसिव वॉइस का फॉर्मूला बना देता हूं जो बना हुआ है ऊपर। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारे पास में होगा पेसिव ऑर्डर का फॉर्मूला। अब एक्टिव ऑर्डर का फॉर्मूला बना दो एक्टिव वॉइस का। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आ जाएगा? विल शैल हैव, फिर आएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ये आ जाएगा। अभी मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में देख लीजिए मी था, मी का क्या बना? आई। आई 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 विल हैव, विल बी आ रहा है सेकंड वाले में, हटा दीजिए। फोर्थ वाले में सेव आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए फोर्थ वाले को। अब इसके बाद में अगला देखेंगे आप प्रॉपरली। इसके बाद में अगर आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला चेक करेंगे आप? थर्ड वाला, आई विल हैव बीन। तो क्वेश्चन में भी बीन लगा हुआ, आंसर में भी बीन आया, तो थर्ड वाला हो नहीं सकता, केवल एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। अब नरेशन का क्वेश्चन है, आपको देखना है और सॉल्व करना है। शी सैड, सैड की जगह सैड रहेगा। पहले वाले ऑप्शन में से दिया हुआ है तो उसको हटा दीजिए। दूसरे तीसरे चौथे में सैड है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट होगा। आई का कनेक्शन जो है सी से बनेगा, शी एक लड़की है तो शी आ गया, शी। अच्छा, लव कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में लव्स दिया हुआ है जो कि फिफ्थ फॉर्म है, गलत हो गया है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में लव्स दिया हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म दी गई है, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 वाले में बेटा क्वेश्चन में आपको कंजंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले वाले सेट में भी आया था, इस सेट में भी आया है। नो सूनर के साथ में हमेशा आता है THAN, देन आता है नो सूनर डिड द सनराइज वैन। वैन को हटा दीजिए, क्या लगाएंगे? THAN वाला देन लगाएंगे।
और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 8 पर आ जाते हैं। 8 में क्या करना है, 8 में भी बेटा कंजंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन रिलेट करके बताया है और हार्डली के साथ में पेयर बनता है बेटा वैन का। इसका पेयर बनता है वैन का। तो हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल वेयर, वेयर नहीं आएगा बेटा, वेयर को हटाइए, क्या लगाएंगे, वैन आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 वाले में बेटा वर्ड बताना है आप में जिसमें बेस्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है, सही आपको अर्थ बताना है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, नींव, किसी भी चीज की क्या होती है, नींव। टॉप का मतलब क्या होता है, शिखर, ठीक है। बेस का मतलब क्या होता है, नींव। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। देखिए कभी भी अगर इस तरह के कंटेंट आ जाए, उसमें सबसे पहले आप पर्सन का नाम ढूंढना चालू करा करें कि पर्सन का नाम किस में दिया गया है, वही आपका स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है। अगर मैं देखूं पहले वाले में व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही वेंट टू, इसमें कहीं पे कोई पर्सन का नाम नहीं आ रहा। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए अमन आ रहा है पर्सन का नाम, यही सेंटेंस का स्टार्टअप। तो बी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो गया। पहले बी आएगा, अमन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, अमन अपने घर से बाहर चला गया। ऑप्शन 2, वन डे, एक दिन, ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा टू हिज फैमिली बट कुड नॉट फाइंड एनी वन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन। सबसे पहले उसने एक खत लिखा अपने परिवार को, लेकिन किसी को भी वो खत नहीं मिल पाया। उसके बाद में थर्ड वाला डिसअपॉइंटेड, निराशा से ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, निराशा से उसने सोचा कि मैं उस खत को खुद ही लेकर जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 4, व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, जब वो अपने शहर पहुंचा, ही वेंट टू हिज हाउस, अपने घर पे पहुंचा, एंड नॉक्ड एट द डोर, और घर का दरवाजा खटखटाया उसने। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 पर आ जाते हैं। अगर बेटा देखिए मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी चैनल को बेटा लाइक कर दीजिए, कम से कम मैं एक लाइक का तो हकदार हूँ बेटा, इतना तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। मैं इतना आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो मेरी जो मेहनत है सफल हो जाएगी बेटा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आपको रिलेटेड, मैं आपको इसमें इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा अगर आपको रागा का भी अगर आपको सिलेबस चाहिए, सर रागा के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, सॉरी, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उस पर पहले से मेरे क्रैक्ड है, उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सारा का सारा डेटा एयरफोर्स का, ठीक है। उसकी जो पासकोड है उसका क्रैक्ड है। वोकैब के रिलेटेड कि सर वोकेबलरी कहाँ से याद करनी है, तो पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर, पहले ही बहुत पहले ही शेयर किया था मैंने, तो उसी में से हर साल आ रहा है। पिछली बार का एयरफोर्स भी उसी में से बना था, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं उसी में से बने। वोकैब बिल्कुल बाहर नहीं जा रही है, बस आपने याद नहीं किया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, कोई चीज़ क्या हो, धीरे धीरे चल रही हो, धीमी गति से। सडनली का मतलब होता है अचानक, कोई काम क्या हो गया, अचानक हो गया, इमीजिएटली। ग्रेजुअली का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे चल रही है, स्लोली स्लोली चल रही है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑन द होल ऑफ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। बाय एनी मीन किसी भी तरह, किसी भी तरह। तो हमारा आंसर लगेगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पे 12 पर। देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बनाना है। वन हु सर्वाइव्स इन द एन एग्जामिनेशन हॉल, जो क्या करता, सुपरवाइज, जो एग्जामिनेशन, जब आपकी परीक्षा हो रही है तो आपकी परीक्षा पे आपके ऊपर निगरानी रखेगा, उस निगरानी रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर तो पुलिस स्टेशन में होता है। वेरीफायर, जो चीज़ों को वेरीफाई करे, वो कोई अधिकारी हो सकता है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कर रहा है, आपका डॉक्यूमेंट हो रहा है तो वो चेक कर रहा है। मैनेजर, मैनेजर तो होटल में होता है, चीज़ों को प्रबंध करना वाला है। इनविजिलेटर, इनविजिलेटर कौन होता है, जो परीक्षा करते समय विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान रखता है, जिसको बोलते हैं परीक्षक, है ना। परीक्षा निरीक्षक भी बोल सकते हैं, परीक्षा में निरीक्षण करने वाला। ऑप्शन नंबर डी। 13 पर आ जाते हैं बेटा। एक ये पूरी की पूरी कहावत है और इसको याद रखेंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन,
समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करता। एग्ज़ाम किसी का इंतज़ार नहीं करता। 22 मार्च डेट हो गई है, आप तैयार हो चाहे नहीं हो, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना तैयार हो। और ध्यान रखें, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते समय अगर आपके इंग्लिश में 15+ मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी अंधेरे में ना रहें। मैं क्लियरली बता दूं कि आपको सिलेक्शन के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जब 15+ आपके प्रैक्टिस मैच में आए तब आप समझना कि फाइनल में आपके 12 से 15 क्वेश्चन बन पाएंगे, तब जाके। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ बेटा, और मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि घोल के पिला दूँ मैं आपको, या मैं कोई आशीर्वाद आपको भयानक सा दे दूँ कि आपके दूसरे दिन आपके पास एडमिट कार्ड आ जाए। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, बस एक अनुभव होता है जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले 10-15 साल का मेरे को टीचिंग का अनुभव है। 2011 से मैं इस फील्ड में हूँ, 15 साल मेरे को हो गए। एग्ज़ाम कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, उन सब की मैं चर्चा यहाँ पे करता हूँ। अगर आप इन पेपर सेट को भी लगा लेते हो, आपको कोई ग्रामर बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर से वॉकैब तैयार मत करो। इन्हीं प्रैक्टिस सेट की वॉकैब, इसी का ग्रामर तैयार कर लो, इसी के पैसेज तैयार कर लो, तो भी हो जाएगा बेटा। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 पर आ जाइए। ईवर यू, अरे रे 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 कुछ गड़बड़ दिया हुआ। ईवर यू एवर, ये कैसा हो गया? हैव आना चाहिए, पहले में हैव आएगा। हैव यू एवर, क्वेश्चन को करेक्ट करिए। तो हैव यू एवर ड्रेस्ड डैश ब्लैक, क्या आपने कभी कोई ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है? तो देखिए, मैंने प्रपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया था, कभी भी ड्रेस आ जाए तो उसके लिए हमेशा इन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। 15 पर आ जाइए। आई डैश इन द पूल एवरी संडे, एवरी संडे का मतलब क्या था? रोजाना। मैं रोजाना स्विमिंग पूल में तैरता हूं, तो हैबिट है, हैबिट एक्शन के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 पर फिल इन द ब्लैंक है। दे ऑफन डैश देयर टाइम इन स्पेन, देखिए कभी भी ऑफन आ गया तो उसका मतलब वो रेगुलर हैबिट को बता रहा है, और रेगुलर हैबिट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्पेन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, और 17 में जो सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको अपोजिट बताना है सेंटेंस में। अनवर्दी का मतलब क्या होता है? जो अयोग्य हो, जो क्या हो? अयोग्य, जो उसके लायक नहीं हो। डिजर्विंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लायक होना, यानी कि योग्य होना। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है? जिस पर हम भरोसा कर सकते हो, ठीक है, भरोसेमंद, भरोसेमंद। और हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, ये कई बार वर्ड आ गया, पिछली सीरीज में भी आया था। अनस्किल्ड का मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है। अभी मेरा आंसर क्या होने वाला है? योग्य का क्या हो जाएगा? अयोग्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं बेटा। 18 में वर्ड को देख लेते हैं। सेग्रीगेट, इसका बेटा बताना क्या हमको? अपोजिट बताना है। सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, अपार्ट कर देना, अलग कर देना। इंट्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, यानी टुगेदर कर लेना या गैदर कर लेना, एक साथ कर लेना, इंटीग्रेट। कोरिलेट का मतलब होता है सह संबंध, क्या होता है? किसी चीज से सह संबंध। अब जैसे ये पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्या है आपके पास में? जो पेपर मैंने दिए हैं ये सब मॉडल पेपर्स हैं, इसका संबंध क्या है? एग्जाम से है, तो ये को रिलेट करते हैं। अच्छा, एल्यूड का मीनिंग आप होमवर्क में बताएंगे, और इम्प्लीकेट का भी मीनिंग आपके लिए होमवर्क में है। सी और डी दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में बताना। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब आप होमवर्क करोगे तो मुझे पता चल जाएगा ना किस बच्चे ने कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, नहीं तो ऐसी चल रही है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बेटा करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, और फॉयर की जो सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग दोबारा से बतानी है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ बेटा, रोजाना रात को 9 बजे हम यूट्यूब पर आपके लिए इस पेपर सेट को लेकर आते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब सेक्शन को जरूर देखिया करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, अभी तक यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बड़ी सीरीज तो कोई चला नहीं रहा है अग्निवीर एयरफोर्स की। अगर डले भी हैं पेपर सेट तो मुश्किल से 10, 15 या 20। मैं यहाँ पे सेट नंबर 35 तक पहुँच गया हूँ। ये फ्री सीरीज़ है, मैंने इसका कोई चार्ज नहीं लिया है किसी स्टूडेंट से। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए बेटा, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ इतना भी कर देते हैं तो मेरे को बहुत तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई बच्चों ने किया। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर?
चलिए, तो बेटा आज के सेशन में इतना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा अच्छे से मेहनत करो। देखो कोई आपके लिए स्टैंड लेने के लिए नहीं आएगा, कोई आपकी मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा। आप खुद ही हो जो परीक्षा में बैठोगे, एग्जाम में बैठोगे, आपको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद ही अपनी ताकत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम केवल इंग्लिश में हेल्प कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठने वाला नहीं हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।